देवभूमि उत्तराखंड जो अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, रहस्यमय नदियाँ और प्राचीन मंदिर टूरिस्ट के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इसी शांत जगह पर कुछ ऐसी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ छिपी हुई है जो स्थानीय लोगों के दिल में डर पैदा करती है। आज मैं आपको 2003 के उत्तराखंड के नैनीताल के पास बसा एक छोटे से गांव में हुए एक अविश्वसनीय घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक रात की नहीं बल्कि एक घर की, उसमें रहने वाले लोगों की एक खौफनाक अनुभव की है जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी को और ज़्यादा डरावनी बनाने के लिए अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। 2003 की बात है। नैनीताल के पास एक शांत पहाड़ी इलाके में एक गांव में श्रीमती कामिनी जी का परिवार रहता था और उनका घर गांव से दूर बाहरी इलाके में था, एकदम शांत जगह पर। उनके घर में श्रीमती कामिनी जी, उनके हस्बैंड जो कि पेशे से व्यापारी थे, उनका 8 साल का बेटा विक्रम और उनकी सासू माँ रहती थी। और उनके घर के चारों तरफ घने जंगल थे जो कि दोपहर के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा डरावने लगते थे। एक दिन कामिनी जी के जो पति थे वो इम्पोर्टेंट डील के लिए बिजनेस के सिलसिले में गांव से बाहर गए हुए थे और उन्हें गए 2 दिन हो चुके थे। दूसरे दिन कामिनी जी के पास उनकी ननंद रिया का कॉल आता है और वो कहती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही हैं। रिया जो थी वो पास के ही गाँव में रहा करती थी। रिया ये भी कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है और विक्रम के साथ खेलना चाहती है, क्योंकि जो रिया थी ना वो कामिनी जी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी। जिसके बाद कामिनी जी कहती हैं खुशी खुशी तुम यहाँ आ सकती हो। और ठीक शाम के 7:30 बजे रिया कामिनी जी के घर पहुँच जाती है। ये दोनों पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। विक्रम अपनी पढ़ाई की बातें कर रहा था और जो कामिनी जी की जो सासू माँ थी वो धार्मिक कहानियों के बारे में बात कर रही थी। इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि समय का पता ही नहीं चला और रात के 10 बज चुके थे। और तभी अचानक बहुत तेज एक बार बिजली कड़कती है और पूरे गांव की बिजली चली जाती है और घर में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। जिसके बाद कामिनी जी पूरे घर में मोमबत्ती लगाती हैं और थोड़ी सी रोशनी हो जाती है। रिया ने चिंता जताते हुए कहा कि भाभी, शाम से कब रात हो गया पता ही नहीं चला। अब मुझे घर चलना चाहिए, मेरे हस्बैंड का आने का समय भी हो चुका है। जो रिया के जो हस्बैंड थे वो एक सरकारी कर्मचारी थे और उनके आने का समय भी हो चुका था। जिसके बाद कामिनी जी कहती हैं रिया को कि देखो, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गांव में चारों तरफ अंधेरा है और इस इलाके में तुम्हें इतनी रात को कोई भी टैक्सी रिक्शा मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। ये कहकर कामिनी जी रिया को रोक लेती हैं और कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी यहीं बुला लेती हूँ, साथ बैठकर खाना खाएंगे, उसके बाद तुम लोग यहाँ से निकल जाना, या फिर अगर नहीं निकल पाओगे रात को तो रात भर यहीं रुक जाना। जिसके बाद रिया कहती हैं कि ठीक है भाभी, मैं उनको कॉल करके बता देती हूँ कि मैं आपके घर में हूँ। लेकिन रिया के फ़ोन की जो बैटरी थी वो डेड हो चुकी थी। जिसके बाद कामिनी जी अपने फ़ोन से रिया के हस्बैंड को कॉल करती हैं, लेकिन नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है और कॉल नहीं लग रहा था। और दूसरी बार जब कॉल करती है रिंग तो जाती है, बट वो जो रिया के हस्बैंड थे वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो जिसके बाद रिया कहती हैं कि शायद वो रास्ते में हो सकते हैं या फिर किसी मीटिंग में फंसे होंगे जिस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जिसके बाद कामिनी जी कहती हैं कि ठीक है रिया, मैं खाने वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, तुम जाके विक्रम के पास बैठ जाओ, अंधेरा बहुत है, विक्रम डर सकता है। तो जो रिया थी वो विक्रम के पास जाती है और उनके साथ जो मोमबत्ती जो कामिनी जी ने पूरे घर में जलाई थी उस रोशनी में रिया कुछ आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देती है और वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी कुछ कहानियों वाली बुक्स को पढ़ रहा था। करीब 2 घंटे के बाद रात के 12 बजे कामिनी जी के फ़ोन में रिया के हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि रिया क्या आपके घर में है। तो जिसके बाद कामिनी जी कहती है कि हाँ रिया हमारे ही घर में है। और कामिनी जी ये कहती हैं कि आप भी हमारे घर में आ जाइए और साथ में बैठ के खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद आप रिया के साथ वापस घर चले जाइएगा। जिसके बाद रिया के हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैं कुछ ही देर के बाद नैनीताल आपके घर पहुँच जाऊँगा। और मेरी ट्रेन भी काफ़ी लेट हो चुकी थी जिस वजह से मैं घर भी आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। जिसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और जो कामिनी जी थी ये खबर जाके रिया को बता देती है कि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ आ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद रिया जी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं।
और करीब 20 से 30 मिनट के बाद जब कामिनी जी किचन में खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर रही थी तो उन्हें आवाज़ आती है कि उनके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी है। जब वो किचन के खिड़की से देखती हैं तब वो देखती हैं कि जो कि रिया के हस्बैंड गाड़ी से उतर रहे थे। बाहर काफ़ी अंधेरा था लेकिन टैक्सी की हेडलाइट में साफ पता चल रहा था कि वो रिया के हस्बैंड थे जो टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे रहे थे। अंधेरा काफ़ी होने के कारण कामिनी जी सोचती हैं कि मैं जल्दी से जाके गेट खोल देती हूँ ताकि उनको अंदर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कामिनी जी ने सीढ़ियों में चढ़ने की किसी की आवाज़ सुनी। सीढ़ियाँ लकड़ी की थी जिनमें से चढ़ चढ़ करके आवाज़ें आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद रिया के जो हस्बैंड है वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट बीत जाने के बाद भी अंदर कोई भी नहीं आया। जिसके बाद कामिनी जी रिया से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे हस्बैंड अभी तक नहीं आए। जिसके बाद रिया कहती है कि नहीं भाभी, अभी तक तो वो नहीं आए हैं। अब जो थी कि कामिनी जी काफ़ी ज़्यादा डर गई और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई क्योंकि कामिनी जी ने जब किचन में खाना बना रही थी तो वो देखी थी कि उनके हस्बैंड गाड़ी से उतर रहे थे और टैक्सी ड्राइवर को पैसा भी दे रहे थे और उन्होंने सीढ़ियों में चढ़ने की आवाज़ें भी सुनी थी। तो वो कौन था जिसको उन्होंने देखा और जो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था। और तभी अचानक कामिनी जी के फ़ोन में एक कॉल आता है और उसमें लिखा हुआ होता है रिया के हस्बैंड का नाम, जो कि कहते हैं कि मैं आज नैनीताल नहीं आ पाऊँगा, मैं रास्ते में आ रहा था लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब हो गई जिस वजह से वो आज नहीं आ पाएंगे, वो कल सुबह आकर रिया को ले जाएंगे। इतना सुनते ही कामिनी जी के हाथ से वो फ़ोन गिर गया और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई। अब घर में जो लोग मौजूद थे मीन्स कामिनी जी, रिया और कामिनी जी की जो सासू माँ थी, उन तीनों ने सीढ़ियों में चढ़ने की आवाज़ सुनी थी और यहाँ तक कि कामिनी जी ने तो बाहर रिया के हस्बैंड तक को देखा था। तो वो कौन था? वो सारे लोग डर से कांपने लगते हैं और जल्दी जल्दी घर के जितने भी खिड़की दरवाजे खुले होते हैं सबको बंद कर देते हैं। कामिनी जी अपने बेटे विक्रम को कसकर पकड़ लेती हैं और कामिनी जी की जो सासू माँ थी वो एक पुरानी सी किताब निकालती हैं जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ लिखा हुआ था और वो सभी मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। और करीब रात के 1:30 बजे जो कामिनी जी के घर का जो मेन गेट था उसमें किसी के ज़ोर ज़ोर दस्तक देने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो जो दरवाज़ा था वो भी लकड़ी का था और वो पूरा दरवाज़ा हिलने लगता है। कामिनी जी, रिया और सासू माँ दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करते हैं कि बाहर कौन है, लेकिन उन्हें बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस दरवाजे में तेज तेज दस्तक की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। घर के अंदर सिर्फ कामिनी जी, रिया और उनकी सासू माँ थी और विक्रम था, लेकिन बाहर कौन था ये पता ही नहीं चल पा रहा था। घर के बाहर का अंधेरा और एक अजीब सन्नाटा और घर के मेन डोर पर एक अजीब सी दस्तक जो काफ़ी तेज थी, ये सब मिलकर बहुत ही खतरनाक और डरावना माहौल बना रहे थे। घर के अंदर के सभी मोबाइल नेटवर्क्स ने काम करना बंद कर दिया था। अब वो लोग पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुके थे। वो लोग घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह के 4 बजे दरवाजे में आ रही दस्तक अचानक बंद हो जाती है और घर के मोबाइल के सभी नेटवर्क काम करने लगते हैं। जिसके बाद कामिनी जी अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और सारी चीज़ें बता देती हैं। जिसके बाद कामिनी जी के हस्बैंड कहते हैं कि तुम सब साथ में रहना और घर में गंगा जल का छिड़काव करो और पूजा पाठ करवाओ, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। और अगले दिन गांव के पंडित जी को बुलाकर घर में शांति पूजा और हवन करवाया गया। और पूजा शुरू होने से पहले कामिनी जी ने पंडित जी को सारी बात बताई। जिसके बाद पंडित जी ने कहा कि वो आत्मा काफ़ी ज़्यादा बुरी है और वो रात को भटक गई थी, जिस वजह से वो आपके दरवाजे तक आ पहुंची। कामिनी जी का पूरा परिवार डर चुका था। उन्होंने कुछ और दिन उस घर में रहने की कोशिश की, लेकिन उस रात का डर उनके दिलों में बैठ गया था और आखिरी में उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर बस गए, जहां उनके हस्बैंड लगातार बिजनेस के सिलसिले में जाया करते थे। लेकिन कामिनी जी उस रात की भयानक घटना को आज भी भूल नहीं पाई है। तो गाइस, आज की वीडियो यही खत्म होती है। आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जल्द से जल्द आप हमारी हॉरर स्टोरीज वीडियो का मज़ा ले सकें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात के समय अंधेरी गलियों से गुजरना बंद करें।